नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय इको गार्डन में आए हुए हैं। रोजाना की भांति आज हमने सोचा क्यों ना फिर एक बार इको गार्डन की तरफ चला जाए और इको गार्डन की स्थिति को समाज और सरकार के सामने पेश किया जाए। प्रतिदिन की भांति जब हम आज भी आए तो हमको भी लोग दिखाई पड़े जो धरना दे रहे हैं और सरकार से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ तक इनकी बातों को सुन रही है वो थोड़ा इनसे ही बात करके पता चलेगा हमको कि हकीकत है क्या और किस चीज़ को लेके आज यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे इसमें तो हमको कुछ लोग ऐसे भी दिखाई पड़े जो संत समाज से भी हैं और कुछ लोगों ने चंदन वगैरह लगा रखा है, मस्तक पे चंदन है इनके, और महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं। आखिर सरकार कर क्या रही है? जो जितनी बार हम आते हैं इको गार्डन में उतनी बार हमको नवयुवक दिखाई पड़ते हैं जो नवयुवक अपनी बातों को लेके इको गार्डन में आते रहते हैं। और क्या इनकी समस्याओं का निवारण भी हो रहा है या सिर्फ आते हैं लोग और चले जाते हैं? जैसे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 108 वालों ने अपना टेंट लगा रखा है। कंडीशन यहाँ तक आ गई है, अब सिचुएशन ये बन गई है कि लोग यहाँ अपने टेंट लगाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी टेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे हम कहेंगे अपने छायाकार से आप दिखाइए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेंट दिखाई पड़ेंगे। ये स्थिति ये हो गई है जैसे आप झुग्गियों को देखते हैं, आप शहर में जाइए तो तमाम झुग्गियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको झुग्गियाँ क्या, ये टेंट लगे हुए हैं और इसमें लोग अपने अनशन के दौरान, चूँकि ठंड का मौसम है, ठंड भी काफ़ी है, तो उसमें अनशन के दौरान लोग आके और उन झुग्गियों में बैठते हैं, रहते हैं। अब सरकार इनकी बातें कहाँ तक सुन रही है, थोड़ा इनसे ही चर्चा करके हम देखेंगे कि ये मामला क्या है। और हम बार बार कहते आ रहे हैं, इसके पहले भी हमने कहा है कि जैसा कि हम इको गार्डन में जब टहलते हैं हमको कहीं पे अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है। हम थोड़ा इन लोगों से ये भी चर्चा करेंगे क्या यहाँ अलाव वगैरह की व्यवस्था है या ऐसे ही ठंड इतनी तेज है, ठिठुरन है, मतलब अब गलन पैदा हो गई है और येलो अलर्ट जारी है ठंड का। इसमें अगर इन लोगों को कहीं कुछ हो जाता है तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी या बस ऐसे ही ये लोग आएंगे और अपनी बातों को सिर्फ इन ईंट पत्थरों और पेड़ पौधों को सुना के चले जाएंगे? क्या इनकी बातें ये फर्श जो टाइल्स लगी हुई हैं, जो पत्थर लगे हुए हैं या ये जो पीपल के पौधे लगे हुए हैं, ये सुन रहे हैं? जब हमको पीपल का नाम आया और हमने पीपल की तरफ देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी भी बात थोड़ी की जाए। तो आप देखिए सरकार इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है और इस तरीके से गंदगी इन पौधों पे है। सफाई का काम ये है, ये पौधे इन पौधों की पत्तियां अगर इतनी गंदी रहेंगी तो इसमें से वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा? आप खुद सोचिए। तो आइए थोड़ी इनसे हम बात करते हैं, ये इनसे कुछ बातें करते हैं। और हमने देखा कि अभी आपसे बताया ही हमने कि मतलब कुछ लोग बैठे हुए हैं जो चंदन अपने मस्तक पे चंदन तक लगाए हुए हैं। तो इनसे थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि आखिर मामला है क्या, काहे ये लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं। ठंड भी काफ़ी है, इस तरीके से अगर ठंड बढ़ती रही तो जाहिर सी बात है इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है और अलाव वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ शायद नहीं है, ऐसा कुछ हमको प्रतीत हो रहा है। तो आइए थोड़ी बात करते हैं। हमने देखा कि संत के वेश में एक लोग दिखाई पड़े और शायद ये भी इसी आंदोलन का हिस्सा हैं। तो इनसे कुछ चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला है क्या, क्यों ये लोग आखिर इस इको गार्डन में आके बैठे हुए हैं। इस ठंड के मौसम में, कड़ाके की ठंड है, येलो अलर्ट जारी है। बाबा जी से थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि बाबा जी क्योंकि वहाँ भी एक बाबा जी बैठे हैं। अगर बाबाओं की बात बाबा नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? ये हिंदूवादी सरकार आखिर किसकी बात सुनेगी? तो आइए महात्मा जी से थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? सीताराम। हमारा नाम रुद्रेश बाबा महाराज। कहाँ से हैं महाराज? हम जौनपुर प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से। तो ये बताइए मामला आखिर है क्या कि आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इतने आंदोलित हो गए हैं आप लोग और एक तो आप हमको दिखाई पड़े एक संत समाज से हैं, मामला है क्या आखिर में? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे ये प्रश्न पूछा। हम 6.5 महीने से निषादगंज पानी के टंकी पर एक अपना मांग कर रहे हैं कि जो 1,37,000 की बची हुई सीटें हैं उसको 69,000 में जोड़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 क्रमागत भर्तियों में 1,37,000 पूरा कीजिए। उसी के लिए हम लोग जो बची सीटें हैं मांग करके अपना, जी हाँ, उसी के लिए हम धरना दे रहे हैं। सरकार कह क्या रही है?
सरकार जब जाइए तो बस आश्वासन देते हैं कि आप लोगों का काम हो रहा है। मतलब मौखिक आश्वासन है या लिखित? नहीं, मौखिक देते हैं। और अभी विधानसभा में शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी ने कहा कि हमसे कोई विसंगत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने आरक्षित वर्ग में 6000 सीटें अगर दे दी तो बताइए 69,000 में अब 6000 अगर जोड़ दीजिए तो वो 75,000 वैकेंसी रहे, फिर 69,000 का मामला ही खत्म हो गया। तो हम लोगों की जायज मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 2 क्रमांकगत भर्तियों में पूरा करिए, तो जो बची हुई सीटें हैं उसको हम लोग मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? बस हमारा यही प्रश्न है शासन से। सरकार तो बार बार कह रही कि हम 4.5 लाख भर्तियां कर दिए, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। आप शहर क्या है, आप पूरे प्रदेश में चले जाइए तो महात्मा जी, तो हम ये दिखाई पड़ेगा आपको कि बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। अगर उन बैनरों का ही पैसा लगा के इनकी वैकेंसियां कर दी जाए तो हमको लगता है कि काफी लोग रोजगार पा जाएंगे। आखिर ये बैनरबाजी होती क्यों है सरकार के द्वारा? बस ये बैनरबाजी करके आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। एक झूठी दिलासा देते हैं और वास्तविकता जब हम लोग सामने लेके जाते हैं, जैसे आज हम दिनेश शर्मा को अपना एक वोट दिए थे तो हम उनसे यही बात करने गए थे कि हम लोग का काम हो क्या रहा था, तो वो वहीं घर में हैं लेकिन मिले भी नहीं हैं और ऊपर से पुलिस से खींचातानी करके लाठी डंडा मरवा के यूको गार्डन ने ठेकलवा दी। मतलब आप लोगों को मारा गया? जी हाँ, हमको भी उठा लिए हैं। हम भगवान राम के पुजारी हैं, लेकिन इसका भी ध्यान नहीं दिए हैं। भगवा को भी हमारा छीन झपटा रहे, लेकिन हम इसको छोड़े नहीं हैं और गाली भी दे रहे थे। हमारे पीछे लात भी पुलिस मारी है। पुलिस ने लात तक मारा? जी हाँ, पुलिस ने लात भी मारी है। मीडिया वहाँ नहीं थी, नहीं तो मीडिया कवरेज 100% हो जाता। मतलब ये स्थितियां पैदा हो गई हैं कि एक संत तक को नहीं बख्शा जा रहा है। आखिर ये वर्दी पहनने वाले अपने आप को समझते क्या हैं? हम बस ये भी किसी के माँ बाप होंगे यार, इनके भी बच्चे होंगे। कोई मारा गया, इनको वर्दी मिल गई है तो इसका इनको क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है? किसी के ऊपर ये लात चलाएंगे, किसी के ऊपर हाथ चलाएंगे, डंडे बरसाएंगे इस ठंड के मौसम में। ये भी किसी दिन आंदोलित रहे होंगे, हमको तो लगता है। कहीं ये कुंठा इनके मन में व्याप्त तो नहीं है कि इसी तरीके से हमको भी डंडे मारे गए थे, इसी तरीके से पैरों से मारा गया था, तब वैकेंसियां आई थी और हमारी भर्तियां हुई थी। उसी का आज ये प्रतिफल दे रहे हैं लोगों को। क्या स्थितियां पैदा हो गई हैं साहब समाज में? इस तरीके से समाज चलेगा? संतों के ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे और लाठियां बरसाई जाएंगी। भाई साहब दिखाई पड़े, इनको भी शायद पीटा गया है। क्या नाम है? अरविंद सिकरवा। आपको भी शायद मारा गया है? हाँ, मुझे बहुत पीटा गया है और मीडिया के सामने नहीं पीटा और अलग ले जा करके उन्होंने लाठी डंडे और घूंसों से और लातों से बहुत पीटा गया है। तो सरकार कहीं ये तो नहीं कर रही है कि लौह पुरुष बना के तब नौकरी देगी? पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है। हमको तो यही लग रहा है कि पीट पीट के पहले लौह पुरुष बना दो, उसके बाद तुम नौकरी देंगे तो आदमी को लगेगा कि भाई हम तो बहुत बहुत तपस्या करके आए हैं। अपने बच्चों से आप बताएंगे कि भैया बहुत डंडे खाए हैं तब नौकरी मिली है। सरकार की इस मनोदशा को देखते हुए कभी ये लगता नहीं कि सरकार ऐसा करने वाली है, क्योंकि सरकार की इतनी निरंकुशता, अराजकता और राम राज्य की बात करते थे, मुझे राम राज्य नहीं, ये रावण राज्य नजर आता है रोज। अरे रावण राज्य में भी कम से कम स्त्रियां यार बची हुई थी। सीता का हरण रावण ने किया था लेकिन कुछ किया नहीं। आज की औरतें तो उठाई जाती हैं। ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। रावण एक नेक दिल पुरुष था जिसने औरत का सम्मान किया। यहाँ औरत का सम्मान नहीं, औरतों की लाज खींची जा रही है। अभी जो सीएम आवास, रावण को बदनाम मत करिए। सीएम आवास पर भी देखा था, एक औरत के तो कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। अच्छा हाँ, तो अब मेरा योगी सरकार से और प्रदेश के सभी जो पुरुष हैं, महिला हैं, उन सभी से है, इस सरकार की इस निरंकुशता से सभी लोग इतने दुखी और प्रताड़ित हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जुमलेबाजी और झूठे आश्वासन, इनका जमीन पर कोई कार्य नजर नहीं आता है। मंदिर बनवाना, 9 लाख दीपक जलवाना, अगर इन्हीं से रोजगार आता तो लोग पढ़ लिख करके नौकरी के पेपर नहीं, फॉर्म नहीं भरते। तो चलिए भीख मांगते हैं ना बैठ के सब लोग वहाँ, चाहे चले चलिए काशी में और चाहे अयोध्या में बन रहा है अभी। अब वही और यही करा रहे हैं योगी जी। और वहाँ पर जब मार इस तरीके से मार पड़ेगी, पैर टूट जाएगा, विकलांग हो जाएगा व्यक्ति, तो भीख ही मांगेगा। तो चलिए वहीं भीख मांगते हैं। क्यों? यही ऑप्शन बचा है और करेंगे भी क्या। इस सरकार ने चाहे क्या है, करा भी रही है। सबसे बड़ी बात तो ये, सरकार पारदर्शी तरीके की बात करती है और ईमानदारी की बात करती है। शिक्षा मंत्री तो एक नंबर का चोर निकला।
कहते थे 69,000 भर्ती कंप्लीट हो गई है, 6,000 पद क्या ये अपने घर से लेकर के आ रहे हैं? तो अगर 6,000 पद लेकर के आ रहे हैं, जो 6,000 एंटर कर गए उनका क्या होगा? और 69,000 की भर्ती थी तो 75,000 हो रहे हैं। तो जो पद बचे हुए हैं और 2 भर्तियों का ऑर्डर था, तो उन पदों को भर करके सभी वर्गों के साथ न्याय होगा। एक जातीय विशेष वर्ग को दे करके ये अपने लिए एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं और सड़कों पर जगह जगह बहुत बड़ा आंदोलन नजर आएगा 2022 में। योगी जी इसी तरीके से, जिस तरीके से हम धरना दे रहे हैं, 2022 में ये भी सड़कों पर गली कुचारे में धरना देते हुए नजर आएंगे। चलिए धन्यवाद। आपने देखा आज सामान्य की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और बार बार इस सरकार को लोग कहते हैं कि ये सामान्य वर्ग की सरकार है। भाई ने अपनी बातों को रखा, ठीक है। पंकज धौरिया। पंकज धौरिया कहाँ से हैं? राष्ट्रीय सवर्ण परिषद अध्यक्ष हूँ, हाथरस से। हाथरस से। क्या मामला है सर? मामला यही है कि सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है, ओबीसी और एससी का यहाँ पे खेल खेला जा रहा है सरकारों के द्वारा जी। वो सही नहीं है, बस और क्या है। क्यों समाज को बांट रहे हो? सर्व समाज को आप एक करें ना, संगठित करिए, क्यों बांट रहे हो समाज को? तो जैसे कि सरकारें तो बार बार ये कहती रहती हैं कि सर्वधर्म समभाव और सारे जितने लोग हैं हिंदू जो हैं, अब तो ये भाजपा सरकार कहती है हिंदू हिंदू, तो फिर इसमें विभाजित क्यों कर रही है लोगों को? अब तो ये तो आप उन्हीं से सवाल कीजिए। खैर, हालांकि आज हम दिनेश शर्मा के आवास पे गए थे जी। तो हमने उनके मुंह पे तमाचा और जूता दोनों मार के आए हैं। जी। शायद आप थे नहीं, थोड़ा नहीं, हम कवर भी नहीं कर थे। लीजिएगा। हाँ, जी। तो हम जूता भी मार के आए हैं उसके मुंह पे और तमाचा भी मार के आए हैं। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो ना, अच्छा है। इसलिए अब आने वाले भविष्य के अध्यापक होंगे और बच्चों को शिक्षित अध्यापक नहीं करेंगे। हूँ। अध्यापक नहीं, हमारे धरने को सपोर्ट करने के लिए सवर्ण परिषद से आए हैं। मैं सवर्ण अध्यापक परिषद से नहीं आए हूँ। हूँ। जी। जी, चलिए बताइए। तो मैं अध्यापक नहीं हूँ, मैं लड़ाई लड़ता हूँ अपने समाज की और वो लड़ता रहूंगा। जी, लड़ते तो इसलिए बोलूंगा कि ये समाज के एक नेतृत्व करता है और ये समाज के मुख्यमंत्री भी हैं, एक जाति से आते हैं। जब दुनिया अपनी जाति के लिए लड़ सकती है तो ये समानता के लिए अव्यवस्था भंग न हो, ये भी एक जाति की बात कर सकते हैं, सवर्णों की बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि अवमानना किसी की ना हो। खैर, हालांकि हम तो चाहते हैं सभी एक हों, सबको समानता का अधिकार मिले, लेकिन अगर कोई एक वर्ग को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो मैं भी अपने वर्ग का फिर सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर मैं जानता हूं कि आप न तो मुख्यमंत्री कहलाने लायक हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं ही नहीं। उप मुख्यमंत्री हैं। अरे, आप उप मुख्यमंत्री कहलाने लायक ही नहीं है। जी। आपको तो मैं बताऊं, एक सभासद भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि एक दिन की मुख्यमंत्री पद मुझे बना के दिखा दे, मैं बता दूंगा कैसे, मैं कितना लड़ाई लड़ रहा हूँ बताइए। उनके घर का घेराव कर दिया हूँ, वो करके दिखा दें। योगी का भी अभी तो योगी से बोल के दिखा दें कि भाई मेरे समाज की बात है। अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा था, एक उनकी बाइट आई थी, उन्होंने कहा था एक शब्द कि जो विधानसभा में आते हैं वो अग्नि स्नान करने के बाद यहाँ आते हैं। तो क्या इन नेताओं ने अग्नि स्नान नहीं किया है क्या? देखिए, ये नेता सारे चोर हैं, सीधी और साफ बात। नेता चोर है? कंप्लीटली चोर हैं। जो अपने समाज की बात केवल और केवल वोट के समय पे बात करता है वो केवल एक चोर होता है। ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल ऐसे ही बोलते हैं भैया, हमारी भाषा ही ऐसी है। देखिए, यहाँ का भाजपा कहती है क्राइम है नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं है। आप कह रहे हैं ये नेता, सब नेता चोर हैं। मैं कहता हूँ दिनेश शर्मा चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, और मैं कह रहा हूँ मेरे वर्ग के जितने भी हैं सवर्ण समाज के जो नेता हैं इस समय यूपी में, सारे के सारे दुल्ले हैं और सारे के सारे चोर हैं। अरे ये छापा मरवा रहे हैं, हर जगह चोरी पकड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं चोर हैं। 32 मुकदमे मेरे पर हैं और एक तैयारी हो गई, देखना वहाँ पे मुकदमा और लग जाएगा आज। कहाँ? हाथरस में तैयारी हो गई होगी। क्या बात है? अरे बात क्या है, हम बता रहे हैं ना आपको। ब्राह्मण विरोधी है क्या ये सरकार? अरे ब्राह्मण विरोधी नहीं है सरकार, हाँ, सामान्य विरोधी है। ये धन बटोरी सरकार है। ये बाबा तो योगी हैं, आप कह रहे हैं धन बटोरी सरकार, बाबा योगी। कामना संत आदमी पैसा क्या करेगा आखिर? कामना किसको नहीं होती है नाम की? अरे नहीं, तो आप नाम की बात करिए, ये तो दाम की बात हो रही है यहाँ। देखिए, उपभोगी और उपभोक्तृ दोनों की एक ही प्रणाली होती है। जिसको किसी भी चीज की ललक लग जाए जी तो विद्रोही हो जाता है, और इस समय योगी अपनी कुंठा से बाहर आ चुके हैं। उन्हें तो केवल ये दिख रहा है कि न मेरा है कुछ, न मैं किसी का रहना दूंगा। अच्छा, ना है न रहने दूंगा। मुझे तो लगता है कहीं धोखा खा के आए हुए हैं। अच्छा, एक हाथ से कभी ने कहा न मेरी हुई न होने दूंगा, ये वाला मामला है। ये मैं समझ गया हूँ, ये धोखा खाए हुए व्यक्ति है। हाँ। और ये चुन चुन के बदला ले रहे हैं सबसे, और ये अपने समाज से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके ही समाज ने इनको सपोर्ट नहीं किया होगा उस समय, तो इसलिए अपने ही समाज को ये पीस रहे हैं चक्की में। अच्छा, अब एक सवाल हमारे मन में काफी दिन से गूंज रहा था, आपने बोला तो हमने सोचा थोड़ा क्यों ना आपसे ही चर्चा की जाए। किसी ने लिखा है कि राजा को गृहस्थ होना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, गृहस्थ होगा तो वो दूसरों की समस्या भी समझेगा, परेशानी भी समझेगा। जैसे कि हमारे बीच में आप देखेंगे, यहाँ पे एक मेरी बहन है
जो विधवा हैं, और कुछ मेरी बहन ऐसी भी हैं जो लगभग 6 महीने से यहाँ पे पड़ी हैं, भूखी प्यासी। एक टंकी पे भी बहन पड़ी है। अगर गृहस्थ होता तो उसको दर्द पता होता, उसे मालूम होता कि कैसे घर चलता है, कितना आय की जरूरत होती है, कैसे घर को चलाने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होती है। जिसको ये पता ही नहीं है, जिसने केवल लेना खाना सीखा और वहां पे पहुंच गया, अब उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। अपने समाज का वो है ही नहीं, वो किसी का नहीं है, ना वो हिंदू का है, ना वो सनातन का है, ना वो समाज का है। तो इसमें तो एक बाबा हमको यहाँ भी नजर आ रहे हैं, हम थोड़ा कहेंगे छायाकार से दिखाइए, ये भी बाबा नजर आ रहे हैं। इन्हें आप बाबा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, इनको बाबा नहीं बोल सकते? ये बाबा नहीं बोल सकते, और बाबा शब्द कोई गलत भी नहीं है। क्यों बाबा नहीं बोल सकते भैया? इनका जो पहनावा है, इनका परिधान जो दिखाई पड़ रहा है, ये तो हमको यही दिखाई पड़ रहा है। ये एक संत हैं, और अगर एक संत और बाबा दोनों में अंतर अगर एक कुर्सी पे बैठा हुआ संत दूसरे संत की बातों को नहीं सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं मतभेद है। मतभेद कुछ नहीं है, बस ये है कि वो राजनीतिक लोग हैं और हम लोग सामाजिक लोग हैं। अच्छा, तो मतलब बाबा जी सामाजिक हैं? देखिए, वो आस्था रखते हैं, वो अपना झंडा लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा। और योगी जी की बात करें, वो इस समय बल से, तन से, मन से, धन से सबसे मजबूत है। अच्छा, उनको इसकी क्या भगवान राम का झंडा लेके आए, थोड़ा ऊपर करिएगा, दिखाएं हम। ये भगवान राम का झंडा लेके आए मंदिर के साथ, और बाबा जी कह रहे हैं मंदिर बनवा रहे हैं। तो देखिए एक ही कैटेगरी से आ गए फिर। इनकी आस्था है, हम बोल रहे हैं हम कोर वोटर हैं, हम बोल रहे हैं हम भाजपा के कोर वोटर रहे हैं, हम भाजपा की जड़ हैं। तो मतलब वोट अब की फिर देंगे? अब के देखते हैं। अरे अभी आपने कहा कोर वोटर हैं, और दूसरी तरफ हमने पूछा तो कह रहे हैं कि देखेंगे। तो देखना क्या है? बता रहे हैं ना, 2022 का चुनाव अब हम बोल रहे हैं ना, देखते हैं। आज हमने पूरा एक पिक्चर का थोड़ा सा टुकड़ा भी रिलीज किया है, अभी तुम्हारा ट्रेलर आने वाला है, उस ट्रेलर को दिखाएंगे। ट्रेलर आया, अभी मूवी बाकी है पूरी। अभी तो भैया देखिए, यही इको गार्डन होगा, और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षत्रिय संगठन होंगे, चाहे सवर्ण संगठन होंगे, चाहे ब्राह्मण संगठन होंगे, तो वो बताएंगे या तो बाबा आर पार की कर ले। और जहाँ तक है मूड हमारा चेंज लग रहा है हमें। अच्छा, सामान्य नाराज है इस सरकार से? हाँ बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है कि ये डुबकी मार जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। आपने देखा, भाई ने अपनी काफ़ी बातों को रखा। इस तरीके की तमाम चीज़ें आती रहती है निकल के, समाज कहीं ना कहीं गुस्से में है, कुंठा बढ़ती जा रही है, नवयुवक जो है वो आंदोलित होते जा रहे हैं। और अगर इस तरीके से नवयुवक आंदोलित होंगे तो आने वाला 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए, और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कल भी एक मुद्दा उठाया था 108 वालों का। 9-9 हज़ार लोगों को निकाल दिया गया है। इस तरीके से सारे नवयुवक अगर रोडों पे घूमते नजर आएंगे, फिर इस देश का भविष्य क्या होगा? सरकार आखिर करना क्या चाहती है? सारे के सारे नवयुवक रोडों पे आ जाएंगे, सारे के सारे नवयुवक इस तरीके से पार्कों में आके और अपनी बातों को कहने के लिए इस ठंड के मौसम में बैठे रहेंगे। ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं। बाबा जी, कम से कम आपने नहीं किया तो जिनके हुए हैं उनको तो कम से कम बख्श दो। दर्द समझने की कोशिश करिए योगी जी। कुर्सी पे बैठ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिर जो चाहेंगे वो करेंगे। सिर्फ आपकी बातें नहीं होंगी, क्योंकि हमने वोट दे के आपको भेजा है, इन लोगों ने वोट दिया है। वो चाह थी कि हमारा कोई अपना वहां जाएगा तो हमारी बातों को सुनेगा। इसके लिए नहीं बैठाया गया था कि आप हमको रोडों पे घुमाएंगे। जब हम स्कूलों में जाते हैं, यही चैनल स्कूलों में जाते हैं, तो उनको दिखाई पड़ता है कि कहीं शिक्षा मित्र 2 पढ़ा रहे हैं, कहीं एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, विद्यालय खाली पड़े हैं। और ये लोग जो डिग्रियां लेके आज घूम रहे हैं, जिनकी जरूरत है, इनको भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया। अगर उस पैसे को लगा के ये कहीं दुकान किए होते, डिग्रियों को लेने के लिए जो पैसा इन्होंने खर्च किया, वो पैसा लगा के अगर परचून की दुकान किए होते तो आज शायद वो प्रॉफिट में होते और इनका पैसा वापस हो गया होता। इन्होंने बिजनेस भी नहीं किया। आपने एक सपना दिखाया, सरकारों ने एक सपना दिखाया कि एक डिग्री लीजिए और इस डिग्री के तहत आपको नौकरी मिलेगी, आपके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। क्या गलत कर दिया था इन्होंने? महाराज जी, हम आपसे यही बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप देखिए और सुनिए, आंख कान नाक को खोलिए। नाक तो शायद खुल गई है क्योंकि इत्र की महक आपको पहुंच गई। नाक तो शायद खुल गई क्योंकि कन्नौज की इत्र की महक आप तक पहुंच गई।
और शायद अगर समाजवादी पार्टी ने उसको लॉन्च ना किया होता तो वो भी ना पहुंचती। आपने दिखाया 250 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, क्यों बार बार छापे पड़ रहे हैं? और ये छापों से होना क्या है? 4.5 साल तक कोई छापा नहीं पड़ा, किसी के यहाँ नहीं पड़ा। चुनाव आ गए तो छापे पड़ने लगे। किसी भाजपा नेता के यहाँ भी छापा डलवा दो। और बार बार हम कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जब इन नेताओं का फॉर्म फिलअप होता है तो वहां लिखा जाता है इनका काम क्या है, तो ये काम बताते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, और नींबू काट जैसे कपड़े पहनते हैं, सफेद जूता पहनते हैं, 15,000 16,000 का जूता पहनते हैं, और सफेद कुर्ता सफेद पैजामा पहनते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से, करोड़ों की गाड़ियों से चलने वाले ये नेता इनका दर्द नहीं सुनते। अभी हमने एक देखा, एक भाई का पूरा कपड़ा फटा हुआ था, शायद वो वहां गए थे, धरना दे रहे थे शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। मेरा भाई पूरे रास्ते बस में बेहोश होकर के आया है। शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जब हम ये लोग धरना देते हैं तो इनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, इनको मारा जाता है। अब अपनी बातों को कहने के लिए क्या हमको डंडे खाने पड़ेंगे? ये स्थितियां पैदा हो गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा इनकी बातों को सुनिए, नहीं तो 2022 में अगर इन्होंने नहीं सुना तो ग्रहण लग जाएगा सरकार पर। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। तो आप देखिए सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।